28 अप्रैल 2003 दोपहर का वक्त, राजस्थान का अजमेर और सावर पुलिस स्टेशन। थाने के अंदर रोज की तरह एक हलचल थी। कोई शिकायत दर्ज करा रहा था, कोई अपने झगड़े का हल ढूंढ रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कई बार सबसे खतरनाक कहानियां इसी सामान्य माहौल के बीच में चुपचाप जन्म लेती हैं, बिना किसी आहट के। तभी फोन की घंटी बजी। एक पुलिसकर्मी ने रिसीवर उठाया। हेलो, सावर पुलिस स्टेशन। दूसरी तरफ से आवाज आई। वो ना घबराई हुई थी, ना ही जल्दबाजी में थी, बल्कि अजीब तरीके से शांत थी, जैसे कोई बहुत सोच समझकर शब्द चुन रहा हो। उस शख्स ने कहा, एक कुआं है सावर इलाके में, उसमें एक पोटली पड़ी है, उस पोटली में एक लाश है, लेकिन उसका सिर नहीं है। पुलिसकर्मी एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही फोन करने वाला फिर से बोला, नदी के किनारे जाओ, वहां पर एक कपड़ा मिलेगा, उसमें एक सिर है, वो भी जला हुआ, और थोड़ा आगे और जाओगे तो खून से सने हुए कपड़े भी मिलेंगे। अब तक ये कोई मजाक नहीं लग रहा था। पुलिसकर्मी ने तुरंत पूछा, तुम कौन बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो? लेकिन जवाब देने की बजाय वो फोन कट गया। अब थाने के अंदर माहौल बदल चुका था। जो बात अभी तक एक साधारण सी कॉल लग रही थी, अब वो एक संभावित खौफनाक सच बन चुका था। पुलिस के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दे, या फिर मौके पर जाकर खुद सच्चाई को वहां पर जाकर देखे। और पुलिस ने दूसरा रास्ता चुना। एक टीम तुरंत तैयार करी गई और सावर इलाके के लिए वहीं पर रवाना हो गई। गांव के बाहर सुनसान इलाका, जहां वो कुआं बताया गया था। पुलिसकर्मी धीरे धीरे आगे बढ़े, कुएं के पास पहुंचे और अंदर झांक कर देखा। नीचे एक कपड़े की पोटली साफ नजर आ रही थी। अब गांव वालों से मदद ली गई। कुएं में रस्सी को डाला गया और उस पोटली को धीरे धीरे बाहर निकाला गया। वो पोटली बहुत भारी थी, असामान्य रूप से भारी, जैसे उसके अंदर सिर्फ कपड़े नहीं, कुछ और भी था। जैसे ही उसे जमीन पर रखा गया और धीरे धीरे खोला गया, वहां खड़े हर इंसान की सांसें थम गई। उसके अंदर एक इंसानी लाश थी, लेकिन उसका सिर नहीं था। अब जो वो एक कॉल आई थी, उसका एक एक शब्द सच साबित हो रहा था। पुलिस बिना वक्त गवाए दूसरी लोकेशन पर जा पहुंचती है। नदी का किनारा, वहां भी ठीक उसी तरह एक कपड़े की पोटली पड़ी हुई थी। जैसे ही उसे खोला गया, इस बार अंदर जो था उसने मामला और ज्यादा खौफनाक बना दिया। वो एक इंसानी सिर था, लेकिन उस सिर का चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर पहचान मिटाने की कोशिश करी हो। और थोड़ी ही दूर पर तीसरी पोटली भी मिली, जिसमें खून से सने कपड़े थे। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो गई थी। ये कोई अचानक हुआ कत्ल नहीं था, ये एक सोची समझी प्लानिंग के साथ किया हुआ मर्डर था। कातिल ने न सिर्फ हत्या करी थी, बल्कि पहचान मिटाने की पूरी पूरी कोशिश भी करी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था कि आखिरकार वो गुमनाम काल करने वाला कौन था, जिसे इस पूरी वारदात की इतनी सटीक जानकारी थी, और उसने पुलिस को आखिरकार ये सब क्यों बताया। कुएं से निकली लाश, नदी किनारे मिला जला हुआ सिर और पास ही खून से सने कपड़े, तीनों चीजें अब पुलिस के सामने थी। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे मामला कहीं पर अटक गया है, क्योंकि किसी भी मर्डर केस की सबसे पहली सीढ़ी होती है मृतक की पहचान, और यहाँ वही नहीं थी। लाश को तुरंत अजमेर के सरकारी अस्पताल में भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। डॉक्टरों ने अपनी प्रक्रिया वहां शुरू करी। हर छोटी से छोटी डिटेल को नोट किया जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि चेहरा पूरी तरीके से जला दिया गया था। यानी अगर कोई इस लाश को पहचानना भी चाहे तो आखिरकार पहचानेगा कैसे? ना चेहरा, ना कोई साफ निशान, ना कोई पहचान पत्र। कातिल ने अपना काम बड़ी साफ और सफाई से किया था, लेकिन अक्सर ऐसे केस में एक छोटी सी गलती पूरा खेल खत्म कर देती है, पूरा खेल बिगाड़ देती है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। मृतक की बाईं आंख और जबड़े के बीच त्वचा के अंदर एक स्टील का वायर मौजूद था। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को बताया, ये किसी पुरानी सर्जरी का हिस्सा लग रहा था। शायद किसी एक्सीडेंट के बाद ये वायर लगाया गया हो। यही इस केस का पहला अहम सुराग था। अब पुलिस के पास एक ऐसा क्लू था जो किसी आम इंसान के पास उस वक्त नहीं था, क्योंकि हर किसी की आंख के नीचे स्टील का वायर नहीं लगा होता।
यानी अगर इस जानकारी को सही तरीके से फैलाया जाए तो शायद कोई सामने आ सकता है। पुलिस ने फैसला किया, इस जानकारी को सार्वजनिक किया। 6 मई 2003 यानी घटना के करीब 6 दिन बाद लोकल अखबारों में एक विज्ञापन छापा गया। उसमें लिखा था, एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है, सिर अलग है, शरीर अलग है, लेकिन उसकी बाईं आंख के नीचे सर्जरी के दौरान डाला गया एक स्टील का वायर मौजूद है। साथ में कपड़ों का विवरण भी अखबार में दिया गया। अब पुलिस इंतजार कर रही थी कि किसी के आने का, किसी ऐसे इंसान का जो इस सुराग को पहचान ले। दिन धीरे धीरे बीतने लगे, लेकिन कोई नहीं आया। ना कोई फोन, ना कोई दावा, ना कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट जो इससे मेल खाए। जैसे इस दुनिया में उस शख्स का कोई था ही नहीं। आखिरकार कानून के मुताबिक पुलिस ने उस लाश का अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया, एक लावारिस लाश की तरह। लेकिन केस बंद नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस जानती थी जिसने इतनी बेरहमी से कत्ल किया है वो यूं ही खुला नहीं घूम सकता। बस जरूरत थी एक ऐसे इंसान की जो उस स्टील वायर वाली बात को पहचान ले, और कुछ ही दिनों में वो इंसान सामने आने वाला था। 6 मई 2003 अजमेर से कुछ दूरी पर बसा है एक जगह किशनगढ़, एक ऐसा शहर जो अपने मार्बल के कारोबार के लिए जाना जाता है। यहीं रहते थे दुर्गा प्रसाद, एक सीधा साधा आदमी। उम्र ढलान पर थी, लेकिन जिम्मेदारियां अभी भी कंधों पर थी। उनका बेटा भवानी शर्मा मार्बल का बड़ा कारोबारी, अपना अलग घर, अपनी फैमिली, अपनी दुनिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा था। भवानी का फोन बंद आ रहा था, गोदाम जाना बंद, और सबसे अजीब, उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। पहले दुर्गा प्रसाद ने सोचा काम में व्यस्त होगा, फिर सोचा शायद कहीं बाहर चला गया होगा। लेकिन जब कई दिन बीत गए तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी दुर्गा प्रसाद के होने लगी। उन्होंने गोदाम पर फोन किया। वहां काम करने वाले पुराने कर्मचारी ने बताया, साहब भवानी जी तो कई दिनों से यहाँ पर नहीं आए हैं। और एक और बात कही, आजकल मैडम यानी कि पत्नी निधि जी खुद आकर सारा काम संभाल रही है। ये सुनकर दुर्गा प्रसाद चुप हो गए, क्योंकि ये बात सामान्य नहीं थी। भवानी अपने काम को लेकर बेहद ज्यादा अनुशासित था। बिना बताए कई दिनों तक गायब रहना ये उसके स्वभाव में बिल्कुल भी नहीं था। अब उन्होंने सीधा अपने बेटे के घर पर फोन मिलाया। फोन उठाया निधि ने। भवानी कहाँ है? जवाब आया, पता नहीं। बिना बताए कहीं पर चले गए, हमारा थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, गुस्से में कहीं पर निकल गए हैं। दुर्गा प्रसाद ने ज्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े ये कोई नई बात नहीं होती। लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर अब आकार लेने लगा था। और फिर उसी दिन जब सुबह अखबार उनके हाथ में आया तो उन्होंने उसे यूं ही पलटना शुरू किया। राजनीति, खेल, विज्ञापन, और तभी उनकी नजर एक छोटे से इश्तेहार पर पड़ी। एक पुलिस नोटिस जिसमें लिखा था, एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है, सिर अलग, शरीर अलग, और बाईं आंख के नीचे स्टील का वायर लगा हुआ है। बस यही एक लाइन और दुर्गा प्रसाद के हाथ कांपने लगे, क्योंकि करीब 11 साल पहले भवानी का एक एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट में उसका जबड़ा टूट गया था और आंख के नीचे गंभीर चोट आई थी। इलाज के लिए उसे दिल्ली ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने सर्जरी के दौरान ठीक उसी जगह पर एक स्टील का वायर डाला था। अब अखबार में छपी वो लाइन और उनके बेटे की पुरानी चोट, दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके थे। दुर्गा प्रसाद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत अपने बाकी बेटों को बुलाया और वो इश्तेहार दिखाया। घर में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। किसी के पास कोई शब्द नहीं था, लेकिन हर किसी के मन में वही सवाल था, क्या ये भवानी हो सकता है? कुछ देर की चुप्पी के बाद दुर्गा प्रसाद ने फैसला लिया, हमें अजमेर जाना होगा, अभी और इसी वक्त। पूरे परिवार ने जल्दी जल्दी तैयारियां करी, लेकिन एक बात बड़ी अजीब हुई। निधि, जो इस कहानी का सबसे अहम किरदार थी, वो खुद आने के लिए तैयार नहीं हुई। सभी ने उसे मनाया, निधि को मनाया गया, फिर जाकर उसे साथ लिया गया, और पूरा परिवार एक डर, एक उम्मीद और एक अनजाने सच के साथ अजमेर के सावर पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका सामना सिर्फ एक सच्चाई से नहीं, बल्कि एक ऐसे राज से होने वाला है जो उनके पूरे परिवार को अंदर से तोड़ देगा। सावर पुलिस स्टेशन, अजमेर। कमरे के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। सामने पुलिस वाले और उनके सामने बैठा था एक पूरा परिवार, किशनगढ़ से आया हुआ। एक ऐसा परिवार जो अब डर और उम्मीद के बीच में बिल्कुल फंसा हुआ था।
दुर्गा प्रसाद ने पुलिस को पूरी बात बताई। मेरे बेटे की सर्जरी हुई थी और आंख के नीचे स्टील का वायर डाला गया था। पुलिस ने तुरंत उस डॉक्टर से संपर्क किया जिसने दिल्ली में सर्जरी करी थी। डॉक्टर ने पुष्टि करी कि मैंने ऐसे सिर्फ 3 केस किए थे और उनमें से एक भवानी शर्मा है। अब शक यकीन में बदलने लगा था, लेकिन पुलिस को अभी भी पुख्ता पहचान चाहिए थी, क्योंकि कानून में अंदाजे नहीं चलते, सबूत चलते हैं। तभी एक पुलिसकर्मी उठा और मालखाने से एक पोटली लेकर आया। उस पोटली में वही कपड़े थे जो उस लाश के साथ उस दिन पुलिस को बरामद हुए थे। अब सच सामने आने वाला था। पोटली को टेबल पर रख दिया गया। कमरे में मौजूद हर शख्स की नजर उसी पर थी। दुर्गा प्रसाद, उनके बेटे, बाकी परिवार के लोग, सबकी सांसें मानो थम सी गई थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस पोटली को खुलते हुए देखने की। लेकिन इस पूरे माहौल में एक शख्स ऐसा था जिसका व्यवहार अचानक से बदल गया था। वो थी निधि। अभी तक बिल्कुल शांत, बिल्कुल सामान्य बैठी थी, लेकिन जैसे ही पोटली को टेबल पर रखा, वो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। इतना तेज रोना जैसे उसे पहले से ही पता था कि इस पोटली के अंदर क्या है। और फिर उसने कहा, ये मेरे पति के कपड़े हैं, ये भवानी के ही हैं। कमरे में मौजूद हर इंसान एक पल के लिए बिल्कुल जम सा गया, क्योंकि अभी तक पोटली खोली भी नहीं गई थी, कपड़े दिखाए भी नहीं गए थे। तो फिर आखिरकार निधि को कैसे पता चला? पुलिस इंस्पेक्टर की नजर अब सीधे निधि पर थी। ये वही पल था जहां एक मामूली सी बात पूरे केस की दिशा बदल सकती थी। इंस्पेक्टर ने बिना कुछ कहे धीरे से पोटली खुलवाई और अंदर वही कपड़े मौजूद थे। शर्ट, पैंट, खून से सने हुए। परिवार के बाकी लोगों ने भी उन कपड़ों को पहचान लिया। अब कोई शक नहीं था। जिस शख्स की लाश टुकड़ों में मिली थी वो कोई और नहीं, भवानी शर्मा ही था। पहचान पूरी हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के लिए असली कहानी अब शुरू हुई थी, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि ये मरा कौन, अब सवाल ये था कि मारने वाला कौन है। और पहला शक सीधे उसी पर जा रहा था जो अभी अभी बिना देखे ही कपड़ों को पहचान चुकी थी, यानी कि निधि। लेकिन सिर्फ शक से केस नहीं बनता। पुलिस ने पूरे परिवार से पूछताछ शुरू करी। एक तरफ भवानी के माँ बाप और भाई, दूसरी तरफ निधि। दोनों तरफ से आरोप लगे। निधि ने कहा, इन लोगों ने मेरे पति को मारा है बिजनेस के लिए, और उधर परिवार ने कहा निधि ने ही सब कुछ किया है। लेकिन कोई सबूत नहीं था, सिर्फ आरोप, सिर्फ शक और एक ऐसा सच जो अभी भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। लेकिन पुलिस जानती थी कि इस कहानी की कड़ियां यहीं कहीं जुड़ी हुई हैं। बस जरूरत थी एक ऐसी गलती की जो कातिल खुद करेगा, और वो गलती बहुत जल्दी होने वाली थी। अब तक पुलिस के पास एक बात साफ हो चुकी थी कि भवानी शर्मा की हत्या हो चुकी है, और शक की सुई बार बार जाकर रुक रही थी निधि पर। लेकिन शक और सबूत के बीच का फासला बहुत बड़ा होता है। पुलिस ने फैसला किया, अब खेल दिमाग से खेलना होगा। निधि से बार बार पूछताछ करी गई, लेकिन हर बार वही जवाब, वही आंसू, वही कहानी, मुझे कुछ नहीं पता। वो टूट नहीं रही थी, लेकिन हर मजबूत दीवार में एक कमजोर ईंट जरूर होती है, और इस कहानी में भी वो कमजोर ईंट था निधि का भाई। पुलिस ने एक प्लान बनाया। दोनों को एक ही दिन बुलाया गया, लेकिन अलग अलग कमरों में बैठाया गया। पहले भाई को अंदर ले जाया गया और फिर शुरू हुआ पुलिस का असली खेल। उसे कहा गया, देखो भैया, तुम्हारी बहन ने सब बता दिया है, अब तुम भी जरा सच बोल दो। पहले तो उसने मना किया, लेकिन जब दबाव बढ़ने लगा, आवाज कड़क होने लगी, तो धीरे धीरे वो टूट गया। उसने कहा, हाँ, मेरी बहन ने ही अपने पति का कत्ल किया है। बस यही वो पल था जहां इस कहानी का सबसे बड़ा राज खुल गया। अब निधि को सामने लाया गया, भाई के सामने बैठाया गया, और जब उसने अपने भाई के मुंह से सच सुना तो उसके पास अब छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने सिर झुका लिया और फिर धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी। अब तक पुलिस के सामने इतना तो साफ हो चुका था कि भवानी शर्मा की हत्या हुई है, और शक की सुई बार बार जाकर रुक रही थी निधि पर। लेकिन हर मर्डर के पीछे की वजह होती है एक मोटिव, जो किसी इंसान को उस हद तक ले जाता है जहां वो इंसान से हैवान बन जाता है। और इस कहानी में भी वजह थी शक और लालच का खतरनाक खेल। निधि और भवानी की शादी को लगभग 10 साल बीत चुके थे। उनके 2 बच्चे थे, कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ता धीरे धीरे टूट रहा था। निधि को शक था कि भवानी का किसी और औरत के साथ
इस दुनिया में अफेयर चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी भवानी बिजनेस के काम से मुंबई या बेंगलुरु जाता था तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती थी, और जब वो वापस घर लौटता था तब भी वही खुशी दिखाई देती थी। निधि के दिमाग में यही बात बैठ गई थी कि बिजनेस के लिए नहीं बल्कि किसी और से मिलने के लिए जाते हैं। अब ये शक धीरे धीरे जुनून बन गया था। लेकिन कहानी सिर्फ शक की नहीं थी, एक दूसरा डर भी था, प्रॉपर्टी और बिजनेस का। निधि को यह लगता था कि भवानी एक दिन अपने पिता और भाइयों के साथ मिल जाएगा और सारा मार्बल का ये कारोबार उनके साथ शेयर कर देगा। यानी जो कुछ आज उसके पास है वो कल उससे छिन सकता है। अब रिश्ते पीछे छूट गए और आगे आ गया लालच। निधि चाहती थी कि पूरा बिजनेस उसके नाम हो जाए। उसने कई बार भवानी पर दबाव डाला कि तुम सारा काम मेरे नाम कर दो, लेकिन भवानी ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। और यहीं से निधि ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे कोई भी इंसान सुने तो वो अंदर तक हिल जाए। उसने सोचा अगर भवानी ही नहीं रहेगा तो ये सब कुछ अपने आप मेरा हो जाएगा। बस यहीं एक पत्नी ने अपने पति की मौत का फैसला कर लिया। 27 अप्रैल 2003 की रात घर के अंदर सब कुछ सामान्य था। निधि ने भवानी को जूस दिया, लेकिन उस जूस में नींद की गोलियां मिलाई गई थी। भवानी धीरे धीरे बेहोश होने लगा और तभी निधि ने अपने ड्राइवर को बुलाया। दोनों ने मिलकर लोहे की रोड से भवानी के सिर पर कई वार किए, बार बार, जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल खौफ उसके बाद शुरू हुआ। लाश को बेसमेंट में ले जाया गया। पहले उसे जलाने की कोशिश करी गई, लेकिन जब लगा कि धुआं फैल जाएगा तो प्लान को बदल दिया गया। निधि, जिसने कभी उसी आदमी के साथ जिंदगी बिताने की कसम खाई थी, उसी ने अपने हाथों से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, चेहरे को जलाया ताकि पहचान मिट जाए। फिर लाश के टुकड़े किए गए, अलग अलग पैक किए गए और उसी रात कार में डालकर सुनसान जगहों पर फेंक दिया गया। कुआं, नदी और झाड़ियां, इन सब इलाकों में उसे फेंका गया। सब कुछ इतनी सफाई से किया गया कि अगर वो एक गुमनाम कॉल नहीं आती तो शायद ये केस हमेशा के लिए दफन हो जाता। कोर्ट में मामला चला। 2004 में निधि और उसके ड्राइवर को उम्र कैद की सजा कोर्ट के द्वारा सुना दी गई। उन्होंने अपील भी करी, लेकिन हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। 14 साल बाद वो जेल से बाहर आ गई है, लेकिन जिस लालच ने ये सब शुरू किया था वो खत्म नहीं हुआ। आज वही निधि अपने बच्चों से उस प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही है जिसके लिए उसने उनके पिता की जान ली, और बच्चे वो अपनी माँ की शक्ल तक भी देखना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ रिश्ते एक बार टूट जाएं तो फिर कभी नहीं जुड़ते। अब सवाल आपसे है, क्या ये सिर्फ लालच था या शक ने एक इंसान को हैवान बना दिया था? आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो के साथ जो आपको सचेत भी कराएगा, आपको जगाएगा भी। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।